नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक जांगेड़ है। स्वागत है आपका प्रतीक लो क्लासेस के अंदर। हमारा जो चल रहा था ऑनलाइन, वो चल रही थी द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसमें मैंने मेरे कुछ वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें रेस जुडिकेटा है, प्लेंट है और सीपीसी का थोड़ा ब्रीफ के क्या होती कैसे होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि समन क्या होता है और समन की उपयोगिता क्या है और समन को हम किन किन तरीकों से तामील करवा सकते हैं। तो सबसे पहले समन को समझने के लिए कि समन का मीनिंग क्या होता है या समन हम बोलेंगे किसे, तो समन क्या होता है? एक न्यायालय के द्वारा सूचना पत्र होता है। इट इज एन इंटिमिनेशन लेटर। ये क्या होता है? सूचना पत्र होता है जो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को भेजता है। कैसे भेजता है? न्यायालय के द्वारा भेजा जाता है, बाय कोर्ट। ये एक इंटिमिनेशन लेटर है जो न्यायालय के द्वारा भेजा जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? समन बोलते हैं। और समन का वर्णन हमें कहां दे रखा है? सीपीसी के अंदर हमारी धारा 27। कौन सी धारा? 27, 28, 29, 30, 31 और 32 तक के जो प्रावधान है ना, मतलब 27 से लेके 32 तक के जो प्रावधान है वो समन की बात करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सब्सटेंटिव पार्ट। और दूसरा इसी का पार्ट है जो हमें समन को डिस्क्राइब करेगा, वो हमारा होगा आदेश 5। कौन सा आदेश? आदेश नंबर 5, जिसके अंदर नियम 1 से लेके नियम 30 है। कितने नियम है? नियम 1 से लेके 30 है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम्स होंगे ना, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, समन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक सूचना पत्र है। कौन भेजता है? न्यायालय के द्वारा भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? पक्षकारों को भेजा जाता है या प्रतिवादी को भेजा जाता है। कब भेजा जाएगा, क्यों भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही वादी ने अपना क्या पेश किया है, न्यायालय के अंदर प्रस्तुत किया है, वाद पत्र को प्रेजेंट किया, तो मैंने लिखा है सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। और सूट का मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको कि वाद पत्र का प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन ऑफ सूट, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट क्या कहलाता है? सूट कहलाता है। ये परिभाषा मैंने मेरे जो वाद पत्र वाला जो वीडियो था और उसके अंदर मैंने बताया था। तो मैंने क्या बोला कि जैसे ही सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड हुआ है किसी मतलब सक्षम न्यायालय के अंदर, तो वो सक्षम न्यायालय क्या करेगा? सबसे पहले समन भेजेगा। किसको भेजेगा? तो जैसे ही प्रतिवादी अपना वाद पत्र लेके कहां गया? न्यायालय के समक्ष गया और आपका वाद संस्थित हो गया, तो ये न्यायालय की ड्यूटी बन जाएगी, वो प्रतिवादी को क्या भेजे? समन भेजे। अब प्रतिवादी को समन क्यों भेजेगा, किस लिए भेजेगा, वो मैंने 3 पॉइंट लिखे यहां पे। सबसे पहला तो हम उसको बोलेंगे भाई तू न्यायालय में आके उपस्थित हो, यू शुड अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अपीयर हो। दूसरा मैंने क्या कहा कि जो वादी ने अपने वाद पत्र के अंदर जितने भी जो दावे किए उनका क्या दे? वो आंसर दे। जो भी क्लेम्स है उनका रिप्लाई फाइल करे। तीसरा मैंने कहा टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट, कि वादी क्या कहेगा? वादी ने जो वाद पत्र पेश किया है तो प्रतिवादी को सूचना दी जाएगी कि भाई तू तेरा जवाब दावा पेश कर। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट। कितने दिन में फाइल करना पड़ेगा? विद इन 30 डेज। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के भीतर। और जब 30 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं होता है तो वो न्यायालय से एक्स्ट्रा टाइम ले सकता है। और न्यायालय एक्स्ट्रा टाइम तभी देगा जब न्यायालय का क्या होगा? संतुष्टि होगी या सेटिस्फाई होगा, तभी न्यायालय उसको 30 को बढ़ाकर कितने दिन कर सकता है? 90 दिन की अवधि कर सकता है। और प्रतिवादी को बोलेगा तू 90 दिन के अंदर क्या फाइल कर? तेरा रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर। तो ये मैंने बताया, जैसे सूट इंस्टीट्यूट हुआ, हमने प्रतिवादी को समन भेजा। किस लिए भेजा? कि आ तू उपस्थित हो, और दूसरा आंसर दे और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर। अब जैसे ही प्रतिवादी को सूचना मिली तो प्रतिवादी क्या होगा? व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा, अपीयर इन पर्सन। मैंने बोला अपीयरेंस के लिए, तो या तो वो खुद अपीयर होगा या अपने किसको भेजेगा? प्लीडर को भेजेगा। और प्लीडर की जो परिभाषा दे रखी है वो हमारे सेक्शन 2 सब क्लोज 15 के अंदर दे रखी है। तो प्लीडर कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय में दूसरे व्यक्ति के लिए प्लीड करता या डिफेंस करता, वो प्लीडर कहलाता है, जिसके अंदर वकील भी सम्मिलित होते हैं, लॉयर भी सम्मिलित होते हैं और एडवोकेट भी सम्मिलित होते हैं। फिर क्या कह रहा है? तीसरा, या तो वो खुद व्यक्तिगत रूप से है या अपने प्लीडर को भेजे, और प्लीडर को वो नहीं भेजता है तो किसको भेजे?
ऐसा कोई व्यक्ति जो उसके क्लेम का आंसर, वादी के क्लेम का आंसर देने के लिए न्यायालय के समक्ष क्या है, सक्षम व्यक्ति है। तो ये था प्रतिवादी की तरफ से आने वाले व्यक्ति। अब देखो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको न्यायालय कहेगा तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर क्या करता है, निवास करता है, या वो 50 मील्स की डिस्टेंस के अंदर क्या करता है, निवास करता है, या ऐसा 200 मील्स की डिस्टेंस है लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष आना क्या रहेगा, जरूरी रहेगा। तो ये एक बेसिक था कि समन क्या होता है। अब इस समन के ऊपर हस्ताक्षर कौन करेगा, तो जो समन के ऊपर लास्ट में सिग्नेचर किए जाएंगे वो करेंगे हमारे न्यायालय के न्यायाधीश, और उसके ऊपर क्या लगेगी, उनकी मुद्रा लगेगी या सील लगाई जाएगी। तब वो समन किसको जारी किया जाएगा, प्रतिवादी को जारी किया जाएगा। नमस्ते। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है सर्विस ऑफ समन, तो मैंने समन के बारे में बताया। अब अपन बात करेंगे मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन, के समन के तामील कराने के तरीके क्या रहेंगे, जो कि हमारे आदेश 5 के नियम 9 से लेके नियम 30 के अंदर वर्णित है। जिसके अंदर सबसे पहला क्या करता है, न्यायालय। अब न्यायालय खुद तो कभी समन लेके जाएगा नहीं, तो न्यायालय क्या करेगा, बाई पोस्ट। कैसे भेजेगा न्यायालय, बाई पोस्ट। या दूसरा कैसे भेजेगा न्यायालय, कोरियर सर्विसेज के द्वारा भेजेगा। किसके द्वारा भेजेगा, कोरियर सर्विसेज के द्वारा भेजेगा। और तीसरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट, न्यायालय का कोई भी अधिकारी होगा उसको ये बोलेगा कि इस समन की तुम्हें जाके तामील करवानी है। तो ये बात करेगा हमारा नियम 9। कौन सा नियम करेगा, आदेश 5 नियम नंबर 9, कि भाई न्यायालय कब समन की तामील करा सकता और कैसे कैसे कराएगा। ठीक है। दूसरा नियम नंबर 9A, जो इसे हम बोलते हैं दस्ती सर्विस ऑफ समन। क्या बोलते हैं, दस्ती सर्विस ऑफ समन। इसमें क्या होगा, पार्टी खुद ही दूसरी पार्टी को अपने हाथ से जो समन की तामील करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, दस्ती सर्विस ऑफ समन। क्या बोला जाएगा इसे, दस्ती सर्विस ऑफ समन। इसका मतलब ये हो गया प्लेंटिफ हिमसेल्फ मेक द सर्विस ऑफ समन। कौन करेगा यहाँ पे, जो वादी होगा ना वो खुद ही क्या करेगा, हिमसेल्फ स्वयं ही जाके क्या कर देगा, तामील कर देगा। उसे बोलते हैं दस्ती सर्विस ऑफ समन। अब आता है सेवरल डिपेंडेंट, खूब सारे प्रतिवादी है, तो जितने प्रतिवादी है उन सभी प्रतिवादियों को भी समन भेजा जा सकता है, या उनमें से जो भी एक लीडर होगा उसको एक हम समन जारी कर सकते हैं। अब यदि प्रतिवादी या नहीं है, या अपना वो बिजनेस कर रहा है, या उसने किसी व्यक्ति को एजेंट बना रखा है, तो वो समन की तामील हम किसको करेंगे, उसके एजेंट को करेंगे। फिर आता है यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर प्रतिवादी की अचल संपत्ति है और प्रतिवादी उस स्थानीय अधिकारिता के अंदर निवास नहीं करता, लेकिन उसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो इंचार्ज है वो यदि किसी व्यक्ति को बना रखा, क्या बना रखा है, इंचार्ज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एजेंट। तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो इंचार्ज होगा या जो एजेंट होगा उसे सर्विस ऑफ समन किया जाएगा। फिर अगला कहता है कि यदि अब प्रतिवादी मिल नहीं रहा, हम जब भी घर पे गए वो मिल नहीं रहा, लेकिन उसके क्या कौन मिल रहे हैं, एडल्ट मेंबर, जैसे उसके फादर मिल रहे हैं, उसका बड़ा बेटा मिल रहा है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, या उसकी वाइफ मिल रही है, तो उसको हम सर्विस ऑफ समन करेंगे। ये नियम कह रहा है 15। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि फैमिली के अंदर किसको सम्मिलित नहीं करेंगे, हम सर्वेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर। तो ये नियम नंबर 15 था। अब जिसको हम समन हैंडओवर करेंगे उस व्यक्ति के हमें क्या लेने पड़ेंगे, सिग्नेचर लेने पड़ेंगे। उस व्यक्ति के क्या लेने पड़ेंगे, हमें हस्ताक्षर लेने पड़ेंगे। अब यदि वो व्यक्ति समन लेने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है, ना उसका एजेंट ले रहा है, ना उसके कोई फैमिली मेंबर ले रहे हैं, तो फिर हम लोग ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे, तो न्यायालय सिंपल सा काम करेगा, उसके घर के सहज दृश्य भाग पर, कौन से भाग पर, सहज दृश्य भाग पर, जिसे बोलते हैं हम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द हाउस, उसके घर के बाहर उसको क्या कर दिया जाएगा, चस्पा कर दिया जाएगा। अफिक्सिंग द कॉपी ऑफ द समन ऑन द कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द
हाउस। आ गई मेरी बात समझ में? तो ये यहां तक था कि भाई ये कौन कौन कैसे कैसे समन की तामील करवाएगा। तो मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन के अंदर अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापित समन की तामील। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने पहले वाले सारे हथकंडे अपना लिए, पहले कौन से कि हमने उसके एजेंट को भी देने की कोशिश की, फैमिली मेंबर को भी देने की कोशिश की, या हमने उसके घर के सहज दृश्य भाग पे भी चस्पा किया, फिर भी आप श्रीमान न्यायालय के समक्ष आके उपस्थित नहीं होते हैं, तो न्यायालय के पास ये लास्ट एक हथियार बचता है जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन। अब क्या करेंगे इसके अंदर, एक तो न्यायालय क्या करेगा, उसकी समन की एक प्रतिलिपि को एक उसके गांव के सहज दृश्य भाग पे चस्पा कर देगा, न्यायालय के नोटिस बोर्ड के ऊपर सहज दृश्य भाग पे चस्पा कर देगा, कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस ऑफ नोटिस बोर्ड ऑफ द कोर्ट। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि जिस एरिया के अंदर प्रतिवादी निवास करता है ना, उस लोकल एरिया के न्यूज़पेपर के अंदर हम क्या करेंगे, सर्कुलेट कर देंगे। तो जो लोकल एरिया में न्यूज़पेपर होगा उसमें जो सर्कुलेट किया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन। और इट इज द लास्ट वेपन। इसको न्यायालय जनरली हर मामले में नहीं करेगा, ये लास्ट हथियार रहेगा न्यायालय के लिए कि वो सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन करे। अब दूसरा, इसी के बाद में अगला, यदि प्रतिवादी कहां रहता है, दूसरी अधिकारिता के अंदर रहता है, तो ये बात करेगा हमारा नियम नंबर 21 और धारा 28 इसके साथ में पढ़नी पड़ेगी। तो हम उस समन को क्या करेंगे, जिस स्थानीय अधिकारिता जो दूसरी अधिकारिता में प्रतिवादी निवास करता है ना, हम वहां के मजिस्ट्रेट को वो समन फॉरवर्ड कर देंगे और वो मजिस्ट्रेट उस समन की तामील ऐसे ही कराएगा जैसे मानो कि वो समन उसने खुद ने ही जारी किया हो। यहां तक तो ये बात हो गई। अब यदि प्रतिवादी कहां रह रहा है, जेल के अंदर है, कारागार के अंदर है, तो हम सर्विस ऑफ समन किससे करेंगे, तो जो जेल का ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन, जो नियम नंबर 24 के अंदर बता रखा है, तो हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन को क्या दे देंगे, समन की कॉपी या प्रतिलिपि उसे दे देंगे और उसके साइन लेके वापस न्यायालय के अंदर आ जाएंगे, ताकि हमारे पास ये प्रूफ रहे, वो एक्नॉलेजमेंट कि भाई हमने प्रतिवादी को समन की तामील करवा दी है। और यदि प्रतिवादी कहां रह रहा, आउट ऑफ इंडिया रह रहा या आउटसाइड इंडिया, तो फिर हम समन की तामील कैसे कराएंगे, बाय मेल, बाय, और यदि उसका एजेंट इंडिया के अंदर नहीं है, या जैसे कि बाय मेल करा सकते हैं, फैक्स के द्वारा करा सकते हैं, पोस्ट के द्वारा भी हम उसको समन की तामील दे सकते हैं। और वो कहां रह रहा, फॉरेन टेरिटरी के अंदर रह रहा, विदेशी, तो हम इस नियम नंबर 26 के अंतर्गत, और ना ही उसका कोई इंडिया में एजेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी एम्बेसी है या जो हमारे पॉलिटिकल एजेंट है उनको हम समन भेजेंगे और वो जिस कंट्री में व्यक्ति निवास करता है वहां पे वो लोग उसकी तामील करवा देंगे। फिर आता है नियम नंबर हमारा 27 के यदि वो व्यक्ति क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, तो फिर हम समन की तामील किसे करेंगे, तो HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कि उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा उसे हम समन की तामील कर देंगे। और दूसरी प्रतिलिपि के HOD की क्या लेके आ जाएंगे, हम हस्ताक्षर लेके आएंगे, जो एक्नॉलेजमेंट होगा, और वो एक्नॉलेजमेंट ये बताएगा कि हमने प्रतिवादी को समन की तामील करवा दी है। फिर अगला आता है कि यदि वो व्यक्ति क्या है, सोल्जर है, शेलरमैन है या एयरमैन है, उसके अंदर मतलब सेना के अंदर वो नौकरी कर रहा है, अब वो सेना से छुट्टी लेके तो आ नहीं सकता है, तो वो क्या करता है, उसको यदि समन गया है तो उसका जो कमांडिंग ऑफिसर होगा, कौन होगा, कमांडिंग ऑफिसर, जिसे हम बोलते हैं CO, तो कमांडिंग ऑफिसर को हम समन की तामील करेंगे। और कमांडिंग ऑफिसर किसको दे देगा समन की तामील करके, प्रतिवादी को कहेगा भाई तेरे विरुद्ध ये वाद संस्थित हो गया है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो रूल नंबर 30, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं इसे हम, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, कि जब भी कोई बड़ा अधिकारी है, बड़ा अधिकारी मतलब जैसे कलेक्टर हो गया या और भी कोई बड़े पद पे यदि कोई व्यक्ति है और उसको हमें न्यायालय में बुलाना है, तो हमें समन की जगह क्या भेजना पड़ेगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, अनुरोध पत्र भेजना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा आपको न्यायालय के अंदर उस मामले के अंतर्गत क्या होना है, उपस्थित होना है। तो धन्यवाद आपका। प्रतीक लॉ क्लासेस में इसी तरीके से आपका जो भी पसंदीदा टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिए। धन्यवाद।